हेलो दोस्तों, एच फाउंडेशन भिलवाड़ा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारी जो सीरीज है उसका फोर्थ वीडियो है, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे आपका रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। हम अभी तक जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया तक पढ़ चुके हैं और उससे पहले के भी टॉपिक हमें सारे कवर कर चुके हैं। आज हम उसके आगे के टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें आपका टॉपिक है उपचयन और अपचयन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने अभिक्रिया है जिसका नाम है उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन। ठीक है, अब उपचयन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, इसको हम एक वर्ड और याद रख सकते हैं, ऑक्सीकरण से। क्या नाम याद रखोगे आप? ऑक्सीकरण। तो अगर हम शब्द को पकड़ें तो शब्द में जो वर्ड लिखा हुआ है आपके ऑक्सी, और एक लिख रखा है करण। तो ऑक्सी का मतलब अगर हम देखें तो ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन। ऑक्सी का मतलब क्या होगा आपके? ऑक्सीजन। और करण का मतलब क्या होता है? जुड़ना। ठीक है, तो अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, तो हम उस अभिक्रिया को बोल सकते हैं कि वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण है, या फिर उसका एक और नाम है उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीजन के जुड़ने के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन वहां से क्या होता हो? निकलता हो, मतलब हाइड्रोजन का निष्कासन हो और ऑक्सीजन का संयोग हो, जुड़े, तो हम उसे बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे ऑक्सीजन का तो योग होगा और हाइड्रोजन का क्या होगा यहाँ पे? निष्कासन। या फिर एक वर्ड और लिख रखा है हास। हास का मतलब होता है कि आपका जो हाइड्रोजन है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा किसी अभिकारक से, और अगर निकल जाता है तो आप उसको कौन सी अभिक्रिया के अंदर रखोगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक अभिक्रिया दे रखी है आपके पास, H2 जो है वो O2 से अभिक्रिया करता है और क्या बना लेता है? H2O। अगर हम इस अभिक्रिया में देखें तो आप देखो कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है आपके पास, इसके पास अभी ऑक्सीजन नहीं है, पर जब यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर H2 के पास एक ऑक्सीजन आके बैठ गई। तो क्योंकि इस H2 में ऑक्सीजन जुड़ गया, किसका संयोग हुआ यहाँ पे? ऑक्सीजन का संयोग हुआ, तो हमने बोला कि यहाँ पे जो है आपके H2 का क्या हो गया? उपचयन हो गया। या फिर हम इसको अन्य भाषा में कहें तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीकरण मतलब क्या हुआ? हमने बस एक ही चीज पे फोकस करना है, क्या ऑक्सीजन जुड़ रहा है क्या यहाँ पे? तो आप देखोगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, इसके पास ऑक्सीजन यहाँ पे अलग से पड़ा हुआ है, जबकि इधर देख रहे हैं हम तो H2 के पास एक ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन होने का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, और जहां पर भी ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे आप क्या बोल देते हो? उपचयन या ऑक्सीकरण। तो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि ये अभिक्रिया दे रखी है आपको, और इसमें पूछेगा आपसे कि कौन उपचयित हो रहा है या किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो आप सिंपल सा पहचान सकते हो कि किसमें ऑक्सीजन जुड़ा। तो यहाँ पे अगर हम आंसर लिखना चाहें तो यहाँ पे ऑक्सीकरण किसका हुआ? H2 का। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया देखें हम। यहाँ पे आप देखोगे जो कार्बन है आपके पास, इस कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है, पर यहाँ पे अगर देखें तो कार्बन के पास यहाँ पे क्या है? दो ऑक्सीजन आके जुड़ गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग हुआ तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर भी क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया या उपचयन हो गया। और ऑक्सीकरण जो उपचयन हुआ है वो किसका हुआ है? आपके कार्बन का। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे जो उपचयन हुआ है या ऑक्सीकरण हुआ है वो किसका हुआ है? तो आप आंसर लिख दोगे यहाँ पे कार्बन। ठीक है, तीसरी अभिक्रिया में देखें हम, आप देखो ये है हमारे पास कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन। इस अभिक्रिया को अगर हम ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन अभी किसके पास है? कॉपर के पास। पर यहाँ पर आप देखोगे H2 के पास ऑक्सीजन नहीं है, पर जब ये अभिक्रिया संपन्न होती है तो आप यहाँ देख रहे हो कि H2 के पास क्या आ गई? एक ऑक्सीजन यहाँ पे है एक्स्ट्रा। तो ये जो ऑक्सीजन जुड़ी वो किस में जुड़ी है? आपके H2 में। किस में जुड़ गई? आपके H2 में। तो जब ये H2 में ऑक्सीजन जुड़ी तो हमने कहा कि H2 का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? ऑक्सीकरण। या फिर इसको हम एक वर्ड और बोल सकते हैं, अभी हमने सीखा है उपचयन। ठीक है, और एग्जाम के पर्पज से हमको क्या पूछेगा कि भाई इसमें उपचयन किसका हुआ या उपचयित कौन हुआ है वो पहचानो। तो हम बोल रहे हैं कि एक्चुअल में किसका हुआ यहाँ पे? हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे जो उपचयन या ऑक्सीकरण है उसके आंसर में आप क्या लिख दोगे? H2। क्या लिख दोगे? H2। तो इस प्रकार से अगर हम तीनों अभिक्रिया में देखें तो जिसमें भी ऑक्सीजन जुड़ रही है उसको उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। और हमसे जो एग्जाम के पर्पज से पूछता है वो ये पूछता है कि किसका उपचयन हो रहा है या कौन उपचयित हो रहा है, वो आप बताओ। तो हम डायरेक्ट उसको देख लेंगे कि किसमें ऑक्सीजन जुड़ी, और उसके आधार पे हम बता देंगे कि हाँ भाई H2 का हो रहा है या कार्बन का हो रहा है या फिर H2 का हो रहा है। ठीक है, आगे और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। यहाँ अगर हम देखें तो आप देखोगे यहाँ पर जो कार्बन है इसके पास एक भी ऑक्सीजन नहीं है, पर जब ये अभिक्रिया संपन्न होती है तो कार्बन के पास यहाँ पर क्या हो गई? एक ऑक्सीजन हो गई। ठीक है, अब क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का संयोग हुआ, किसका संयोग हुआ? ऑक्सीजन का, तो हम बोल रहे हैं कि जो कार्बन है उसका क्या हो गया यहाँ पे? ऑक्सीकरण। क्या हो गया यहाँ पे? ऑक्सीकरण। और इसके साथ साथ हम वापस ऑक्सीकरण का और दूसरा नाम क्या है? उपचयन।
वो भी लिख लेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो है वो किसी भी तरह से आ सकता है, या तो ऑक्सीकरण के नाम से आ सकता है या उपचयन के नाम से आ सकता है, इसलिए हम दोनों नाम यहाँ पे सीख रहे हैं। ठीक है, दूसरा आप यहाँ देखो कि अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम के पास यहाँ पे एक भी ऑक्सीजन नहीं है, पर यहाँ अगर हम देखें तो सोडियम के पास क्या है, ऑक्सीजन है। क्योंकि सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ चुका है, तो आप बोलोगे कि ऑक्सीजन जुड़ने से क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, उपचयन होता है। तो आप बोलोगे कि सोडियम का क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीकरण। या फिर आप बोल दोगे कि सोडियम का यहाँ पे क्या हो चुका है, उपचयन। ठीक है, सिंपल सी टर्म है। इस वाली अभिक्रिया में देखें हम, तो इस अभिक्रिया में अगर हम देखें तो ज्यादातर जो अभिक्रिया भी हमने देखी है उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था। अब जो एग्जाम्पल है उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो नॉर्मली आपके पास यहाँ पे CH4 है, ये एक्चुअल में क्या है, मेथेन। मेथेन में जो है आप देखोगे जब ऑक्सीकरण होता है इसका, तो ये किस में बदल जाता है, CO2 में। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास, आप बोलोगे कि हाइड्रोजन 4 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, आप बोलोगे हाइड्रोजन यहाँ पे है ही नहीं, 0। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, तो आप बोलोगे 0 है, पर यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, आप बोलोगे 2। तो यहाँ अगर हम देखें तो दोनों चीज हो रही है। एक तो क्या हो रहा है कि जो 4 हाइड्रोजन थे कार्बन के पास, वो यहाँ से निकल गए, और निकलने के बाद क्या हुआ, वो C से जुड़ के क्या बना दिया, मतलब वो निकलने के बाद क्या बना लिया आपके H2O। दूसरा, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा और जुड़ने पे क्या बन गया, ये CO2। तो यहाँ पे दोनों चीज एक साथ हो रही है, हाइड्रोजन निकल भी रहा है और ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है। तो ऑक्सीकरण या उपचयन का मतलब यही होता है कि या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन निकल जाए, या फिर दोनों चीज एक साथ हो जाए। तो इस एग्जाम्पल के अंदर दोनों चीज एक साथ हो रही है। क्या क्या हो रहा है, सबसे पहले इसमें हाइड्रोजन निकल भी रहा है और उसके साथ साथ इसमें ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो 4 हाइड्रोजन थे अब वो यहाँ से जा चुके हैं, और एक भी ऑक्सीजन नहीं था, पर अब यहाँ कितने ऑक्सीजन आ गए इसके पास, 2। तो आपको क्या पहचानना था, क्या ये ऑक्सीकरण या उपचयन किसका हुआ है, तो आप लिखोगे कि उपचयन जो है या उपचयित जो है वो कौन हुआ है, तो आप बोलोगे कि CH4। कौन हुआ है, CH4। क्यों, क्योंकि कार्बन यहाँ पे पहले हाइड्रोजन था, अब वो हाइड्रोजन बाहर जा चुका है। दूसरा, इसके अंदर एक ऑक्सीजन जुड़ चुका है। दूसरा, आपसे पूछे कि किस में हुआ है, मतलब एक तो क्वेश्चन बनता है कि किसका ऑक्सीकरण या उपचयन हुआ है, तो हम सिंपल ये समझेंगे कि भाई जिसमें ऑक्सीजन या हाइड्रोजन निकल रहा है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है, उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। दूसरा, आपसे ये पूछ सकता है किस में हुआ, तो आप बोलोगे CH4 का ऑक्सीकरण CO2 में हो गया। किस में हो गया, CO2 में। ऐसे ही हम पूछें कि यहाँ पे सोडियम का जो ऑक्सीकरण या उपचयन है वो किस में हुआ, तो आप बोलोगे सोडियम का जो ऑक्सीकरण या उपचयन है वो किसके अंदर हो गया, Na2 के अंदर हो गया, Na2O के अंदर। दूसरा, आपसे पूछे कि यहाँ पे जो कार्बन है उसका ऑक्सीकरण किस में हुआ, तो आप बोलोगे कार्बन मोनोऑक्साइड में हो गया। या आपसे पूछे किसका उपचयन हुआ है, तो आप सीधा बोलोगे कि कार्बन का। मतलब एक चीज तो पूछेगा किसका हुआ है, तो हम वो देखेंगे किसमें ऑक्सीजन जुड़ा, और आपसे पूछे किस में हुआ है, तो जुड़ने के बाद वो क्या बना, वो आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे CO, Na2O और ये सारे जो एग्जाम्पल हमने पढ़े अभिक्रिया, इसमें उपचयन क्या होता है ये हमको आसानी से समझ में आ गया। इसमें एक टर्म और आती है, आप अगर देखो, इसमें एक टर्म और आती है आपके, जैसे जैसे एक वर्ड आएगा आपके ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है अगर हम समझें, तो ऑक्सीकारक का मतलब ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण में सहायता करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक। जैसे एग्जांपल देखो, आप आपके पास था कॉपर ऑक्साइड और आपके पास यहाँ था हाइड्रोजन। इन दोनों की जब अभिक्रिया कराई थी हमने, तो हमको मिल रहा था एक जगह तो कॉपर और एक जगह मिल रहा था हमको जल, H2O। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे ऑक्सीकरण किसका हुआ, तो आप बोलोगे कि हाँ हाइड्रोजन का हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ के क्या बन गया, ये H2O बन गया। ठीक है, तो ये तो हमको इजीली पहचान में आ गया कि भाई किसका ऑक्सीकरण हुआ है। पर अगर मैं बोलूं कि इसके पास जो ऑक्सीजन आई है वो कहाँ से आई है, तो आप बोलोगे कि इसके पास ऑक्सीजन है ना इस कॉपर ऑक्साइड से आई है। जो ये कॉपर ऑक्साइड था यहाँ पे, इसके पास जो ये ऑक्सीजन थी वो किससे आके जुड़ गई, आपके हाइड्रोजन से आके जुड़ गई। क्योंकि ये ऑक्सीकरण इसको ऑक्सीजन हाइड्रोजन को देने में मदद कर रहा है या ऑक्सीजन जोड़ने में मदद कर रहा है, तो इस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीकारक। क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीकारक। मतलब ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीजन का संयोग करने में मदद कर रहे हैं या ऑक्सीजन देने में मदद कर रहे हैं, तो उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, ऑक्सीकारक। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीकारक पूछें तो वो कौन होगा, आपके कॉपर ऑक्साइड। इसका और एग्जांपल अगर हम देखें, तो आपके पास था एक ZnO और फिर आपने क्या लिया यहाँ पे, कार्बन। जब यहाँ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ मिला आपको Zn, यहाँ पे क्या मिला आपको, CO। ठीक है,
तो हमने बोला यहाँ पे ऑक्सीकरण किसका हो रहा है या उपचयन किसका हो रहा है, तो हम पहचान सकते हैं कि कार्बन जो है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है और वो बदल किस में रहा है, CO में बदल रहा है। ठीक है, अब जैसे वो बदला, आप ये देखो कि इसको जो ऑक्सीजन मिली वो कहाँ से मिली, ये वाली ऑक्सीजन मिली, मतलब उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है, ZnO कर रहा है, जिंक ऑक्साइड कर रहा है, क्योंकि जिंक ऑक्साइड इसको ऑक्सीजन देने में मदद कर रहा है या ऑक्सीकरण में सहायता कर रहा है, इसलिए ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका ऑक्सीकारक। क्या कहलाएगा ये, ऑक्सीकारक, या फिर आप इसको बोल सकते हो उपचायक। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे सिंपल सा वर्ड है, हमको ये देखना है पहले नंबर तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है। अगर ये हमको पता लग जाएगा कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, तो उसका जो पास वाला पदार्थ है वो हमेशा ऑक्सीजन जोड़ने में मदद कर रहा है, क्योंकि वो ऑक्सीजन जोड़ने में मदद कर रहा है इसलिए उसको हम क्या किस कैटेगरी में रखेंगे, ऑक्सीकारक या उपचायक। ठीक है, तो इसके और एग्जाम्पल जैसे हमको याद रखने हैं जो हमारे अगले चैप्टर्स में भी काम आ सकते हैं, तो आप याद रखो। तो जैसे एक तो होता है आपके KMnO4, इसको अब हम बोलते हैं पोटेशियम पर मैंगनेट। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, एक ऑक्सीकारक है, एक ऑक्सीकारक। और आप याद रख लेना K2Cr2O7, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। मतलब सिंपल सी बात है कि जो ऑक्सीकरण में सहायता करते हैं उनको तो हम बोल देते हैं ऑक्सीकारक, और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम उपयोग इसलिए करते हैं ताकि उनसे हमको ऑक्सीजन मिल सके। तो ऐसे नॉर्मली दो आपके अभिकारक हैं, एक तो है आपके पास KMnO4 जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, एक हम बोलते हैं K2Cr2O7 जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये ऐसे पदार्थ हैं जहाँ पे हमको अगर ऑक्सीकरण करना होता है तो ये हमारी वहाँ पे मदद करते हैं, मतलब ऑक्सीजन की उपलब्धता करवाते हैं। क्या आपको कितनी ऑक्सीजन चाहिए, हम वो ऑक्सीजन आपके पास उपलब्ध कराएंगे। जैसे यहाँ आप देखो तो लगभग इसके पास कितनी ऑक्सीजन है, 4, यहाँ कितनी इसके पास लगभग 7, तो इनके पास ऑक्सीजन का क्या है, भंडार है। तो ये जरूरत पड़ने पर क्या दे सकते हैं, ऑक्सीजन दे सकते हैं और पदार्थ का क्या करने में, ऑक्सीकरण करने में सहायता कर सकते हैं। तो आपको ये दो एग्जाम्पल और याद रखने हैं। ठीक है, अब अगली अभिक्रिया अगर हम देखें तो आपके पास अगली अभिक्रिया आती है आपके पास जिसका नाम है अपचयन। क्या नाम है, अपचयन। तो अगर हम उपचयन को या ऑक्सीकरण को समझ सकें अच्छे से, तो सिंपल सी बात है, इसको समझने में हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कैसे, ये जस्ट उसका उल्टा होता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है, जबकि इस अभिक्रिया में क्या होगा, हाइड्रोजन तो जुड़ेगा पर ऑक्सीजन का क्या होगा, निष्कासन होगा। शॉर्ट में अगर हम समझे तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि ऑक्सीजन जो है यहाँ पे है वो तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। माइनस का मतलब हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि इसका तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन तो क्या होगा, निकलेगा, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का क्या, जुड़ना, यही हमारा क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। या अगर ये अभिक्रिया होगी तो इसका हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। सिंपल इसके डेफिनेशन क्या बन रही है आपकी, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है तथा ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, उस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहें। इसके उदाहरण देख लेते हैं हम ताकि हमको इजीली समझ में आ जाए। तो देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ हम देखें कॉपर ऑक्साइड, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन कितनी है, आप बोलोगे एक ऑक्सीजन है। पर यहाँ मैं बोलूँ कि यहाँ पे कॉपर के पास कितनी ऑक्सीजन है, तो आप बोलोगे एक भी ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से बाहर चली गई। तो हमने पढ़ा है कि जब ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीजन बाहर जाती है, तो क्या हो जाएगा उस पदार्थ का, तो आप बोलोगे उपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपचयन। तो आपसे बोले कि किसका, सॉरी क्या हो जाएगा, उसका अपचयन हो जाएगा। और अपचयन जो है वो किसका हो रहा है, आपके कॉपर ऑक्साइड का। किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का। क्यों, क्योंकि जो अभिक्रिया वो कहती है कि ऑक्सीजन निकलेगा, तो ऑक्सीजन निकलना क्या कहलाता है, आपके अपचयन। तो इसके पास ऑक्सीजन था पर यहाँ पर इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे निष्कासन देखने को मिला। तो यहाँ पे अपचयन के लिए हम एग्जांपल क्या लिख देंगे कि किसका हुआ यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड का। ठीक है, आगे वाली अभिक्रिया में देखें हम, आपके पास देखो ये ZnO है, जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड के पास एक ऑक्सीजन है, पर यहाँ हम देखें तो जिंक के पास एक भी ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन इसमें से निकल चुका है, ऑक्सीजन का निष्कासन हो चुका है। तो हम इसको बोलेंगे कि ZnO का क्या हो गया यहाँ पे, अपचयन। क्या हो गया यहाँ पे, अपचयन। तो अपचयन का मतलब यहाँ पे सिंपल समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन निकलना चाहिए, सबसे पहली बात। तो ऑक्सीजन निकलते ही हमने बोल दिया कि हाँ भाई इसका ऑक्सीकरण, उसका अपचयन होगा। तो आप बोलोगे कि जो अपचयन हुआ है वो किसका हुआ है, ZnO का। तो यहाँ अगर हम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, ZnO का यहाँ पे क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। ठीक है, आगे देखें CH4 + O2। यहाँ पे देखो आप
कि जो आपके पास O2 है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर आप देखो इसके पास क्या आके जुड़ गया, हाइड्रोजन आके जुड़ गया। अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो भी हम क्या कहते हैं कि उसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। ठीक है, एक तो क्या होता है ऑक्सीजन का निकलना और दूसरा क्या होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। ऑक्सीजन के निकलने के आधार पर हमने 2 उदाहरण देखे। अब तीसरा उदाहरण हमारा कौन सा है जिसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन थी, 2। एक तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी आ गई, दूसरा यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं था पर यहाँ पे आपके हाइड्रोजन कितने, 2। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे जो O2 है ऑक्सीजन, इसका क्या हुआ यहाँ पे अपचयन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, अपचयन। तो अगर यहाँ पे उदाहरण आंसर लिखना चाहे हम कि अपचयन किसका हुआ, तो आप बोलोगे O2 का। ठीक है, और उदाहरण देख लेते हैं हम इसमें। जैसे यहाँ देखें CO2 और H2O, यहाँ पर आप देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड है आपके पास CO2, और यहाँ आप देखो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके C6H12O6, मतलब ये क्या आपके ग्लूकोज। तो इसमें अगर आप देखोगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप बोलोगे एक भी हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है। पर इसमें जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे 12। कितनी है, 12। क्योंकि यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं था और यहाँ पे 12 हाइड्रोजन आ गए, तो इससे पता लग रहा है कि हाइड्रोजन जुड़ा है। और हाइड्रोजन जुड़ने का मतलब क्या होता है, अपचयन। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो अपचयन हुआ है वो किसका हुआ आपके, तो आप बोलोगे CO2 का अपचयन हो गया। किसके अंदर हो गया, ग्लूकोज में। तो आप यहाँ लिखोगे अपचयन, और अपचयन किसका हुआ है, तो आप बोलोगे अपचयन हुआ है CO2 का। किसका हुआ है, CO2 का। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका आंसर लिख सकते हो कि CO2 यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है आपके। किस में हो रहा है, तो आप बोलोगे ग्लूकोज में। ठीक है, अगला उदाहरण देखें। इसमें आप देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम है, यहाँ पे इसके पास, और यहाँ पे क्या है, फेरस ऑक्साइड है। फेरस ऑक्साइड के पास अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, तो आप बोलोगे 3 ऑक्सीजन है। कितनी ऑक्सीजन है, 3। पर यहाँ जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे एक भी ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन निकल चुकी है। तो इसलिए अपन क्या कह सकते हैं कि जो फेरस ऑक्साइड है उसका क्या हो गया यहाँ पे, इसका हो गया अपचयन। क्या हो गया यहाँ पे, अपचयन। और ये हम किस आधार पे बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ऑक्सीजन निकलने के आधार पे। तो आप बोलोगे कि जो अपचयन हुआ है वो किसका हुआ है, तो आप बोलोगे Fe2O3। किसका, Fe2O3। सिंपल सी रिएक्शन है। तो अगर हम इसको वापस से रिकॉल करें, सबसे पहले हमने पढ़ा उपचयन, उपचयन या उसको ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। तो ऑक्सीकरण या उपचयन का मतलब क्या होता है, जब ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन निकल जाए, तो वो तो होता है आपके ऑक्सीकरण या उपचयन। दूसरा हमने पढ़ा अपचयन। अपचयन में क्या होता है कि जस्ट उसका अपोजिट या उल्टा होगा, मतलब ऑक्सीजन तो बाहर निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो ये इस हिसाब से आपकी दोनों अभिक्रिया संपन्न हुई, जिसमें एक तो हो गया आपके उपचयन और एक आपके हो गया अपचयन। अब इन दोनों को अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो कुछ बेसिक टर्म और है जो हम देख लेते हैं। जैसे आपको अभी मैंने बताया था ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक क्या होता है, तो ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण में सहायता करते हैं तो उनको हमने क्या बोल दिया था, ऑक्सीकारक। वैसे ही आपके पास क्या होते हैं, अपचायक होते हैं। अपचायक का उदाहरण अगर हम देखें, जैसे CuO है और यहाँ पे क्या आपके पास हाइड्रोजन, अभिक्रिया क्या बन रही थी आपके पास, कॉपर, और यहाँ क्या बन रहा था आपके H2O। हमने कहा था कि इसमें से ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, और ये किस में बदल रहा है, कॉपर में। किस में बदल रहा है, कॉपर में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है आपके, अपचयन। आप ये देखो कि जब इसमें ऑक्सीजन निकल रही है तो इस ऑक्सीजन निकलने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन इसमें से ऑक्सीजन को खींच रहा है। तो क्योंकि ये ऑक्सीजन को खींचकर इसका क्या कर रहा है, अपचयन कर रहा है, अपचयन में सहायता कर रहा है। तो ये वाला जो पदार्थ है ये क्या कहलाएगा आपके, अपचायक। क्या कहलाएगा, अपचायक। या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे कि जो भी अपचयन में सहायता कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, अपचायक। तो यहाँ पे इसका अपचयन हुआ पर इसकी मदद कौन कर रहा है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ही आपका क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। ठीक है, अब जो भी पदार्थ ऑक्सीजन निकाल रहा होगा या फिर हाइड्रोजन जोड़ रहा होगा उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, अपचायक। तो अपचायक सिंपल से आप डेफिनेशन याद रख सकते हो कि जो अपचयन में सहायता करे, अपचयन में सहायता करे या फिर अपचयन में मदद करे, उसी को क्या कहते हैं हम, उसी पदार्थ को हम कहते हैं अपचायक। ठीक है, फिर आपके एक पदार्थ आते हैं जिसका नाम है प्रतिऑक्सीकारक। क्या नाम है इनका, प्रतिऑक्सीकारक। प्रति का मतलब अगर हम समझे कि प्रतिऑक्सीकारक में जो वर्ड आपके आ रहा है प्रति, प्रति का मतलब होता है विपरीत। क्या होता है, विपरीत। और ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है, जो ऑक्सीकरण में सहायता करे। तो ऑक्सीकरण में सहायता करने वाले के विपरीत काम करने वाले पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, प्रतिऑक्सीकारक। मतलब अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ने में मदद करे तो वो तो कहलाएगा ऑक्सीकारक, और ऑक्सीजन जोड़ने से रोक देवे तो वो क्या कहलाएगा आपका, प्रतिऑक्सीकारक। जैसे अगर हम देखें तो जो आपके नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, तो हमको जैसे पता है कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन की आवश्यकता है।
जब ऑक्सीजन मिलती है तो ऑक्सीजन मिलने पे क्या होता है, कोई भी पदार्थ फटाफट जलना शुरू हो जाता है। पर एक चीज आप नोटिस करोगे कि जो चीज जलती है वो धीरे धीरे जलती है, ठीक है। अब धीरे धीरे जलने का कारण क्या है कि जो आसपास में वातावरण में जो नाइट्रोजन है वो उसको रोक रही है। अगर आसपास नाइट्रोजन नहीं होती तो क्या होता है कि आप जैसे ही आग लगाते हैं वो चीज एकदम से जल जाती, पूरी एक ही बार में जल जाती। तो क्योंकि वो ऑक्सीकरण से रोक रहा है, कौन, नाइट्रोजन, तो उस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, प्रति ऑक्सीकारक। क्या बोलेंगे उसको, प्रति ऑक्सीकारक। तो इसके उदाहरण है, जैसे आपने देखा होगा कि जो बल्ब होते हैं, हेलोजन बल्ब जो होते हैं नॉर्मली, उसमें एक गैस भरी जाती है जिसका नाम है आर्गन गैस। तो आर्गन गैस भी क्या काम करती है, प्रति ऑक्सीकारक का काम करती है। मतलब जो बल्ब है तो बल्ब के अंदर टंगस्टन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टंगस्टन। ये टंगस्टन क्या होता है, तो आप बोलोगे कि जो उसका फिलामेंट होता है, फिलामेंट, या फिर आप बोलोगे उसका जो तंतु होता है, वो तंतु किसका बना होता है, टंगस्टन का। पर जब तापमान बढ़ता है तो इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, तो उस ऑक्सीकरण हो जाएगा तो वो टंगस्टन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर एक गैस को भर देते हैं, जिस गैस का क्या नाम है, आर्गन गैस। तो आर्गन गैस क्या कर रही है, ऑक्सीकरण होने से रोक रही है। तो जो ऑक्सीकरण होने से रोके या ऑक्सीकरण को रोके उसको हम क्या कहेंगे, प्रति ऑक्सीकारक। तो आपको दो उदाहरण याद रखने हैं, एक तो नाइट्रोजन गैस और एक आर्गन गैस। ये दो ऐसे पदार्थ हैं जिनका हम उपयोग नॉर्मली कहाँ करते हैं, प्रति ऑक्सीकारक के रूप में करते हैं, ठीक है। तो ये टर्म भी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जो आपकी रिएक्शन है इसका क्या नाम है, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो जो रेडॉक्स है, ये शब्द अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअल में इंग्लिश शब्द है। मतलब यहाँ पे हम देखें इसको तो ये दो वर्ड से मिला है, रेड और ऑक्स। रेड का मतलब इंग्लिश में होता है आपके रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अपचयन, ठीक है। और यहाँ पे जो ये वर्ड है ऑक्स, ऑक्स का मतलब क्या होता है आपके, ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। और ऑक्सीडेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उपचयन, ठीक है। मतलब आप अगर देखो तो ये दो शब्द को मिला के एक शब्द बनाया है। इसका मतलब यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है आपको, एक तो दिख रहा है अपचयन, एक दिख रहा है उपचयन। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा होगा, उपचयन भी हो रहा होगा और अपचयन भी हो रहा होगा, दोनों साथ साथ में होंगे, तो उसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, जैसे इसमें क्या डेफिनेशन इसकी, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है। दोनों साथ साथ का मतलब अगर एक में ऑक्सीकरण हो रहा होगा या उपचयन हो रहा होगा तो दूसरे वाले में क्या हो रहा होगा, अपचयन हो रहा होगा। तो अगर ऐसी कोई अभिक्रिया है तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। एग्जाम्पल हम देखें, जैसे सिंपल सा, जैसे आप देखो, हम एग्जाम्पल लेते हैं ZnO और प्लस कार्बन। ये रिएक्शन में अगर हम देखें तो आप देखोगे एक तो मिल रहा है आपको Zn और एक आपको मिल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। आप इसको ध्यान से देखो तो सबसे पहले जब हम इसको देखें, जिंक ऑक्साइड को, किसको देखें, जिंक ऑक्साइड को, तो जिंक ऑक्साइड में आप देखो कि इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल गया। तो जब ऑक्सीजन निकलता है तो हम बोलते हैं कि क्या हो गया, अपचयन, ठीक है। दूसरा अगर हम इस कार्बन को देखें, कार्बन को देखें तो कार्बन में आप देखो कि इसमें ऑक्सीजन आके जुड़ गया और कार्बन किस में बदल गया, CO में, कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो आप अगर देखोगे कि ऑक्सीजन जुड़ने का मतलब तो क्या होता है, उपचयन, और ऑक्सीजन निकलने का मतलब क्या होता है, अपचयन। पर ये एक ही अभिक्रिया में हो रहा है। मतलब हम कह रहे हैं कि एक अगर उपचयन अपचयन हो रहा है तो दूसरे का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ में होते हैं, आप उस अभिक्रिया को क्या बोल देते हो, आप उसको बोल देते हो रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोल दोगे उसको, रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया अलग से कोई अभिक्रिया नहीं है। आप देखोगे तो जो हमने ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया पढ़ी थी, जो हमने अपचयन अभिक्रिया पढ़ी थी, उन दोनों का ही एक रूप है। बस जब हम ऑक्सीकरण या उपचयन पढ़ रहे थे तो हम सिर्फ उस पर फोकस कर रहे थे कि किसका ऑक्सीकरण या उपचयन हो रहा है। जब हम अपचयन पढ़ रहे थे तो हम सिर्फ ये देख रहे थे कि किसका अपचयन हो रहा है, सिर्फ ये देख रहे थे। पर जब हम दोनों को साथ में देखें कि किस किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, तो वो साथ में देखने पर एक अलग प्रकार की अभिक्रिया बन जाती है जिसको हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। इसके और उदाहरण आप देख सकते हो, जैसे अभी देखा था हमने कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ क्या था आपके पास, हाइड्रोजन गैस। आप देखोगे कि जब ये अभिक्रिया हो रही है तो आपको यहाँ मिला कॉपर, यहाँ क्या मिला, H2O। तो पहले अगर आप देखोगे कॉपर ऑक्साइड को, तो कॉपर ऑक्साइड जो है, कॉपर ऑक्साइड जो है वो किस में बदल गया, Cu में। तो आप बोलोगे कि इसमें से ऑक्सीजन जो है वो बाहर चला गया। ऑक्सीजन बाहर निकलने का मतलब ऑक्सीकरण,
या फिर हम इसको एक और क्या चीज़ बोलते हैं, उपचयन। तो ये भी हो गया। दूसरा आप देखोगे जो हाइड्रोजन है वो किस में बदल रहा है आपके, H2O में। तो क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है आपके, सॉरी, ये वाला जो था आपके ऑक्सीकरण नहीं होके ये क्या होगा आपके अपचयन। ये क्या होगा आपके यहाँ पे अपचयन। तो आप इसको किस में रखोगे, अपचयन के अंदर, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है आपके ऑक्सीजन निकल रहा है। जबकि इसमें देखो आप, तो इसमें क्या हो रहा है इसका उपचयन। क्यों उपचयन क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। तो सिंपल से अगर हम देखें तो नॉर्मली यहाँ पे अगर जो अभिक्रिया हुई इन दोनों में हमने बस ये देखा कि ऑक्सीजन जिसका निकलता है उसका क्या हो जाता है, उसमें तो उपचयन हो जाता है, उसका तो अपचयन हो जाता है। और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसका क्या हो जाता है आपके अपचयन हो जाता है, सॉरी उपचयन हो जाता है। तो इस प्रकार से कोई भी जो अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन निकल रहा है और ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और दोनों अभिक्रिया अगर आपको एक साथ देखने को मिल रही है जहाँ पे अपचयन भी हो रहा हो और जहाँ पे आपके उपचयन भी हो रहा हो, उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, आगे देखें। अब इसके बाद हमारे पास दो टॉपिक और बचते हैं। एक तो आपके बचता है संसारण और एक बचता है विकृत गंधिता। संसारण का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देखो जो संसारण वर्ड है ये एक्चुअल में किससे कनेक्टेड रहेगा, तो आप ध्यान रखना ये संबंधित होगा आपके धातु से। किससे होगा, धातु से। तो इस अभिक्रिया को अगर हम पहले नंबर पढ़ लें और फिर हम समझे तो इजीली हो जाएगा हमारे लिए। कैसे, तो आप देखो धातु की सतह का, तो यहाँ पे क्या है कि सतह किसकी होगी, धातु की। जब वायु, फिर दूसरा नमी, नमी का मतलब हो सकता है पानी वगैरह, और तीसरा क्या है अम्ल, इन तीनों में से किसी से अभिक्रिया करे, है ना, और अभिक्रिया करने पर इसकी जो परत है वो क्या होने लगे, नष्ट होने लगे, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संसारण बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमने बहुत इसमें ध्यान है आपको, जैसे सबसे पहले लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, आप देखते हो कि बरसात के दिनों में अगर लोहा या ऐसी जगह पे लोहा पड़ा हुआ है जहां पर पानी भी है और हवा भी है, तो वहां पर हम देखते हैं कि लोहे के ऊपर परत पे एक लाल या भूरे रंग की परत आ जाती है। क्या जाती है, लाल या भूरे रंग की परत आ जाती है। ये जो लाल और भूरे रंग की जो परत आती है, ये नॉर्मली क्या होता है कि जो आपका लोहा है उसकी ऊपरी जो परत है वो वायु मतलब ऑक्सीजन से और नमी मतलब आपके जल से, इन दोनों से अभिक्रिया कर लेती है। और अभिक्रिया करने के बाद वो धीरे धीरे क्या होती है, फेरस ऑक्साइड का एक कंपाउंड या यौगिक बनाती है। और जो यौगिक बनता है वो एक्चुअल में धीरे धीरे उस परत को क्या करता है, नष्ट होने कर दे देता है। मतलब जो लोहे का आपके पास पदार्थ होगा वो उसकी ऊपरी परत जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, नष्ट होने लगेगी। किससे अभिक्रिया करने पर, वायु और नमी से। तो जो नष्ट होने लगी उस प्रक्रिया को हमने क्या बोल दिया, संसारण। मतलब लोहे पे जंग लगना एक तरह से किसका उदाहरण है, संसारण का उदाहरण है। दूसरा आप देखो इसमें एग्जाम, अगर हम इसमें रिएक्शन देखें तो आपके क्या होगा, Fe है, तो वातावरण में जो गैस है या वायु है वो कौन सी हो गई, ऑक्सीजन। फिर आपके पास क्या है, H2O। जब इन दोनों से ये अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करने के बाद आपको क्या मिलता है, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड, और यहाँ पे मिलते हैं आपको H2O, H2O के अणु। तो जो ये आपके पास यहाँ परत मिली है, इस परत को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, इसकी जो रंग होता है वो क्या होती है आपके लाल या भूरा, और इस परत को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, जंग। तो जो जंग लग गई है लोहे पर उसका फॉर्मूला क्या होगा आपके Fe2O3 और H2O। समझ में आया यहाँ तक। दूसरा अगर हम देखें इसमें एग्जाम्पल, तो दूसरा एग्जाम्पल देखो आप, जैसे चांदी का काला होना, चांदी का काला होना। ठीक है, नॉर्मली हम देखते हैं कि चांदी को हम क्या बोलते हैं, सिल्वर, और सिल्वर का साइन क्या होता है, Ag। वातावरण में जो Ag है वो एक पदार्थ होता है जिसका नाम है सल्फर। क्या होगा आपके, सल्फर। तो आप ये याद रखो कि सिल्वर जो है वो किससे अभिक्रिया कर रहा है आपके, सल्फर से। किससे अभिक्रिया कर रहा है, सल्फर से। और जब ये अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करने पे ये बनाता है Ag2S, ये बनाता है आपके सल्फर ऑक्साइड। क्या बनाता है, सॉरी सिल्वर सल्फाइड। जो सिल्वर सल्फाइड बनता है इसका जो कलर होता है वो कौन सा होता है, काले रंग का। कौन सा होगा ये, काले रंग का। क्योंकि सिल्वर सल्फाइड का कलर काला है तो आप देखोगे कि जो चांदी है वो कुछ समय के बाद धीरे धीरे क्या दिखने लग जाती है, हमको काली होती हुई दिखती है। इसका मतलब क्या हुआ, वो नॉर्मली अभिक्रिया कर चुका है, और किससे कर चुका है, सल्फर से। ठीक है, दूसरा हम इसका अगला उदाहरण देखें तो तीसरा उदाहरण आपके पास है तांबा, या आप बोल सकते हो कॉपर जो है, कॉपर, कॉपर पर
हरे रंग के धब्बे, हरे रंग के धब्बे, हरे रंग के धब्बे। मतलब अगर हम कॉपर या तांबे को वातावरण में छोड़ें तो वातावरण में जो गैस होती है उसका नाम है आपका CO2। तो जो कॉपर है वो आपके किससे अभिक्रिया करता है? CO2 से। जब वो अभिक्रिया कर लेता है तो यहाँ पे आपको एक लेयर बनाता है जिसकी लेयर का फॉर्मूला होता है कॉपर कार्बोनेट। क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट। और जो कॉपर कार्बोनेट है उस परत का जो रंग होता है वो कौन से रंग का होता है? तो आप बोलोगे हरे रंग का। किसके रंग का? हरे रंग का। तो नॉर्मली जो तांबा है एक टाइम के बाद धीरे धीरे हरा होने लग जाता है। तो वो हरा होने का कारण क्या है? कि CO2 से अभिक्रिया करके कॉपर ने क्या किया है? कॉपर कार्बोनेट बना लिया। ठीक है। तो ये जो कॉपर कार्बोनेट है ये भी एक तरह से तांबे की जो ऊपरी परत है उसको नष्ट कर रहा है। ऐसे ही सिल्वर जो है जब वो सल्फर से अभिक्रिया करता है तो सिल्वर सल्फाइड बनाता है जो काले रंग की परत होती है, और ये भी सिल्वर की ऊपरी परत को क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है। क्योंकि ये सब अभिक्रिया करने पर क्या हो रही है? इनकी ऊपरी परत क्या हो रही है? नष्ट होती जा रही है। तो हमने बोला कि ये एक्चुअल में किसका उदाहरण होगा? आपके संसारण का। ठीक है। तो चांदी का काला होना हुआ, कॉपर के हरे रंग की परत आना, या फिर आपके लोहे पर जंग लगना, ये तीनों ही किसके एग्जाम्पल है? आपके संसारण के। और ये तीनों ही किससे रिलेटेड होंगे? तो आप ये ध्यान रखना कि ये तीनों ही रिलेटेड होंगे आपके धातु से। ठीक है। अब संसारण के बाद आपके लास्ट में एक टॉपिक बचा है जिसका नाम है आपके विकृत गंधिता। कौन सा टॉपिक बचा है आपके? विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है? पहले नंबर अगर हम देखें तो एक वर्ड आ रहा है आपके विकृत। विकृत का मतलब होता है बिगड़ना। का मतलब क्या होता है? बिगड़ना या खराब होना। ठीक है। और एक वर्ड आ रहा है आपके गंध। गंध का मतलब या तो कोई अच्छी गंध हो सकती है या बदबू। मतलब इस तरह से जिससे हमारे को कुछ पार्टिकल जो होते हैं नॉर्मली हमारे पास आ रहे होते हैं तो हम उससे पहचानते हैं कि ये कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है, या वो खुशबू वाली चीज़ है या फिर बदबू वाली चीज़ है। तो वो जो चीज़ है वो क्या होती है? आपकी गंध। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ आपके विकृत गंधिता। विकृत गंधिता से सिंपल हम समझ सकते हैं कि अगर किसी की गंध बदल गई, गंध बदलने का मतलब हो गया उसकी स्मेल वगैरह जो है वो क्या हो गई है? चेंज हो गई है। तो हम बोल रहे हैं कि वो किसके अंदर आएगा? आपके विकृत गंधिता के अंदर आएगा। अब ये होता कैसे? तो आप देखो, अगर इसको देखें हम तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? ठीक है। तो देखो, आपके पास क्या है? भोजन। और भोजन के अंदर अगर हम देखें तो नॉर्मली दो चीजें होती है, या तो उनमें होता है वसा या फिर उनमें होता है तेल। क्योंकि ज़्यादातर जो खाना हम बनाते हैं उनमें नॉर्मली वसा तो होता ही है, और ज़्यादातर क्या होता है? तेल। अगर ये जो वसा और तेल है ये वायु से अभिक्रिया करे और इनका क्या हो जाए? उपचयन। क्या हो जाए इनका? उपचयन। उपचयन को हम एक और क्या लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाए? ऑक्सीकृत हो जाए। ऑक्सीकृत होने का मतलब ये ऑक्सीजन से जुड़ जाए, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ले। तो इनमें दो परिवर्तन होते हैं, या तो इनकी गंध में परिवर्तन हो जाएगा, गंध में परिवर्तन, या फिर इनके स्वाद में परिवर्तन हो जाएगा, स्वाद में परिवर्तन। मतलब अगर यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन बनाना चाहें तो क्या हुआ कि भोजन में उपस्थित वसा और तेल का जब उपचयन या ऑक्सीकरण होता है तो उसके कारण उसमें गंध में और उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। ये जो परिवर्तन हो रहा है इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं विकृत गंधिता। मतलब वह प्रक्रिया जिसमें भोजन में उपस्थित तेल तथा वसा दोनों ही क्या हो रहे हैं? ऑक्सीकृत होकर अपनी गंध या स्वाद में क्या कर लेते हैं? परिवर्तन कर लेते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम किस कैटेगरी के अंदर रखते हैं? विकृत गंधिता के अंदर। किसके अंदर रखेंगे? विकृत गंधिता के अंदर। अब ये विकृत गंधिता जो है इससे अगर हमको बचना है तो हमारे पास कुछ ऐसे पदार्थ होने चाहिए जो नॉर्मली क्या हो? ऑक्सीकरण होने से बचाएं। जैसे आप सिंपल एग्जांपल देखो, जो आलू के चिप्स के पैकेट आते हैं उनमें हमने देखा है कि कुछ हवा भरी होती है। तो नॉर्मली जो वो हवा होती है वो कौन सी गैस होती है उसमें? तो हम बोलेंगे कि उसमें जो गैस होती है वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस। कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस। अभी हम पढ़कर आए हैं कि नाइट्रोजन गैस जो है वो किसकी तरह काम करता है? प्रति ऑक्सीकारक की तरह। प्रति ऑक्सीकारक का मतलब क्या हुआ? ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण को रोकते हैं। ठीक है। तो आपने जब आलू के चिप्स पैक किए, अगर उसमें ऑक्सीजन रह गई तो ऑक्सीजन से वो अभिक्रिया हो जाएगी, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया होकर उनमें क्या हो जाएगा? गंध में परिवर्तन हो जाएगा, स्वाद में परिवर्तन हो जाएगा। तो इस तरह से चिप्स जो है वो खराब हो जाएंगे। जबकि चिप्स को आपको लंबे समय तक चलाना है, आपने देखा होगा उसमें लगभग लिखा होता है बेस्ट बिफोर 6 मंथ। तो लगभग 6 महीने तक अगर उसमें उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा है तो उसमें जो मदद कर रहा है हमारी, वो मदद कौन कर रहा है? आपके नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या करता है? आलू के चिप्स में, आलू में उपस्थित जो वसा और तेल है उसका ऑक्सीकरण होने से रोकता है।
इस तरह से जो आलू के चिप्स हैं वो जल्दी सड़ते नहीं है, खराब नहीं होते हैं और लंबे समय तक उनको हम पैक करके बेच सकते हैं या रख सकते हैं। समझ में है क्या? तो नाइट्रोजन वहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है? तो आपको याद रखना है कि एक तरह से ये किसकी तरह काम कर रहा है वहाँ पे? प्रतिऑक्सीकारक की तरह। किसकी तरह काम करेगा? प्रतिऑक्सीकारक। मतलब अगर हम इसको सिंपल समझे, आपसे क्वेश्चन कैसा बनेगा कि जो नाइट्रोजन, जो आलू के चिप्स हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्यों? तो आपसे बोले कि अगर ऐसा क्यों होता है, तो आप बोलोगे कि नाइट्रोजन गैस जो है वो किसकी तरह काम करता है? प्रतिऑक्सीकारक की तरह काम करता है। प्रतिऑक्सीकारक जो होते हैं वो ऑक्सीकरण होने से रोकते हैं, जिसके कारण आलू में उपस्थित वसा या तेल का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, और नहीं होने के कारण जो आलू या चिप्स के पैकेट हैं वो आलू जो है, सॉरी, आलू के चिप्स के जो चिप्स हैं वो खराब नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमको इसको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि आज हमने कौन कौन सी अभिक्रिया पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा उपचयन, फिर हमने पढ़ा अपचयन, फिर उन दोनों के साथ में हमने एक पढ़ा कि भाई उपचयन और अपचयन जिसमें दोनों साथ साथ होते हैं उसको आपने एक नाम दे दिया रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया के बाद हमने पढ़ा था उसमें अलग अलग पदार्थ, जैसे एक होता है आपके ऑक्सीकारक, एक पढ़ा आपने अपचायक, एक पढ़ा आपने प्रतिऑक्सीकारक। ठीक है, हमने पढ़ा था कि ऑक्सीकारक का मतलब जो ऑक्सीजन जोड़ने में मदद करे, फिर हमने पढ़ा अपचायक जो अपचयन में मदद करे, फिर हमने पढ़ा था प्रतिऑक्सीकारक जो ऑक्सीकरण होने से रोके, जिसका उदाहरण भी हमने पढ़ा था, एक तो नाइट्रोजन गैस पढ़ा था और एक आर्गन गैस। फिर उसके बाद हमने दो टॉपिक पढ़े, संसारण और एक पढ़ा हमने क्या, आपके विकृत गंधिता। संसारण जो है धातु से संबंधित है, विकृत गंधिता जो है वो आपके किससे संबंधित है? भोजन से संबंधित है। संसारण में हमने पढ़ा था कि जो धातु की सतह है वो नॉर्मली क्या होती है? वायु, नमी और जो आपके अम्ल है उससे अभिक्रिया करके नष्ट होने लग जाती है, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं संसारण। और ऐसे ही हम देखें विकृत गंधिता, तो विकृत गंधिता में क्या था कि भोजन में जो आपके तेल और वसा है, जब वो उनका ऑक्सीकरण हो जाता है तो उनके स्वाद में और गंध में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। इसी को हमने क्या बोला था? इसी को हमने बोला विकृत गंधिता। और विकृत गंधिता को रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रतिऑक्सीकारक। जो प्रतिऑक्सीकारक का उदाहरण है वो क्या है आपके पास? नाइट्रोजन। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है हमने पूरा इसमें कवर कर लिया है। ठीक है, बाकी का जो भी अगला चैप्टर है हम अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।